हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ये प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आई हूँ। आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट 4 तक मैं अपने चैनल पे करा चुकी हूँ। जो भी मित्रगण नहीं देखें, आप मेरे चैनल में जाकर आप इसे देख सकते हैं। और ये जो है प्रैक्टिस सेट 5 है, इसे बहुत ही ये यूजफुल है। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है। तो आप इस प्रश्नों को हल करें और देखिए कि आप इसमें से कितना प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। निरंतर पढ़ते रहें, प्रैक्टिस सेट करते रहें, आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। जो भी मित्रगण जो हैं मुझे कमेंट में कह रहे थे मैं प्रैक्टिस सेट लाइए, रेगुलर लाइए, तो मैं कोशिश करूँगी डेली प्रैक्टिस सेट लाने के लिए। और जो भी नए आए हुए फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। लाइक शेयर से कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे। तो अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट में करके मुझे बताएंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स, और मैं इससे भी नए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दें, कमेंट करें कि हाँ ऐसा वीडियो बना है मैम। तो प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही आगे वीडियो और आपके लिए ला सकूं। तो चलिए आज का प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न देखिए क्या है। आज का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। देखिए ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन देखिए, मैथिली, मगही, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी। तो सही आंसर क्या होगा। आप जानते ही हैं कि जो हिंदी की उपभाषाएं हैं और बोलियों को जो है कितने भागों में, अब 3 भाग इनके अपभ्रंश कितने हैं, तो 3 है। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी। तो सौरसेनी अपभ्रंश में जो है एक पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी है, और मागधी में जो है क्या है, और मागधी में जो है बिहारी हिंदी है। मागधी किसके अंतर्गत, कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। तो ये मागधी जो, ये बिहारी हिंदी जो है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। तो जो बिहारी हिंदी है उसमें कौन कौन सी अब बोलियां हैं आप बताइए। तो उसमें जो है भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है। छत्तीसगढ़ी ये नहीं है। छत्तीसगढ़ी किस में है, तो छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी में है। छत्तीसगढ़ी किस में है, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में है, जो अर्धमागधी अपभ्रंश से आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती, तो छत्तीसगढ़ी। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, ऑप्शन पढ़ते हैं, प्राकृत में लिखी गई है, और दूसरा ऑप्शन देखिए पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई है, तीसरा देखिए पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है, चौथा देखिए तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं जो तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है। सही आंसर क्या होगा, तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है। आगे चलती हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है, तो यह विचार किसका है, इसका सही आंसर क्या होगा। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बुक का कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कोटेशन हैं आप एक जगह लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। आगे चलते हैं। प्रांचन चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। ऑप्शन पढ़ते हैं, राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, स्वसुखी शाखा से या ज्ञान मार्गी शाखा से। तो याद रखेंगे प्रांचन चौहान का संबंध जो है राम भक्ति शाखा से। किससे है, राम भक्ति शाखा से। चलिए आगे चलते हैं। भंवर गीत किसकी रचना है। भंवर गीत किसकी रचना है, सूरदास की, नंददास की, चतुर्भुज दास की और कृष्णदास की।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? भंवर गीत जो है किसकी है? नंददास की रचना है। तो इस तरह से आप सूरदास, चतुर्भुज दास, नंददास जो हो गए, कृष्णदास, ये जो महत्वपूर्ण रचना है आप उन्हें याद कर ले एक जगह। तो ये एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आगे चलते हैं। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के ऑप्शन पढ़ते हैं। चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है और चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो आप जानते ही हैं कि जब रीतिकाल जो है मुगलों के शासन का वैभव का क्या था, वो चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन दोनों का ही होता है। इसके बाद क्या हो गया? मुगल शासन जो है क्या हो गया? धीरे धीरे ह्रास भी हो गया, उसका पतन भी हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 होगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। पर्णतत्व जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो जयशंकर प्रसाद के जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उन नाटकों के पात्रों को आप याद कर ले, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। कल्याणी, परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। तो पर्णतत्व जो है जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये किसका है पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी का, नंद दुलारे वाजपेयी जी का, नेमी चंद्र जैन जी का या शिवदान सिंह चौहान जी का। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। अच्छा, आगे चलते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। दंत्य, तालव्य, ओष्ठ या वर्तस्य। तो छ, चो, छ कौन सा हो रहा है? तालव्य है। क, ख, ग, घ ये क्या है? आपका कंठ्य है। च, छ क्या है? तालव्य है। और ट, ठ मूर्धन्य। तो इस तरह से जो है आप याद रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? तालव्य। क्या हो जाएगा सही आंसर? छ जो है, छ का उच्चारण स्थान तालव्य है। आगे चलते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ऑप्शन पढ़िए। 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 14 सितंबर 1955। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली। कब मिली? 49 को। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ऑप्शन पढ़ते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। पहले भी मैं करा चुकी हूँ। हिंदी महाकाव्यों का जो है सही अनुक्रम आपसे इसमें जो है पूछ रहा है आपका। ऑप्शन पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे महाकाव्य इंपॉर्टेंट है। तो इनके ईस्वी सन जो है आपको प्रकाशन वर्ष कम से कम आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास कामायनी, प्रिय प्रवास कामायनी, साकेत, लोकायतन, प्रिय प्रवास साकेत, कामायनी, लोकायतन, लोकायतन, कामायनी, प्रिय प्रवास साकेत। तो सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा प्रिय प्रवास, जो आप जानते ही हैं कब की है? 1914। साकेत 1931 और कामायनी 1936 आप जानते ही हैं। लोकायतन 1964। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया? अनुक्रम, सही अनुक्रम हो गया। आगे चलते हैं। 12वें नायिका भेद का रचनाकार हैं। ऑप्शन पढ़िए। रहीम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो रहीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इन पे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप याद कर लें उनके जितने महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो 12वें नायिका भेद जो है रहीम जी की रचना है। किसकी? रहीम जी की। निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही, इसमें देखिए इसमें भी फिर से प्रकाशन आ गया। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि। पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो सही आंसर होगा ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए इनके प्रकाशन वर्ष। ग्रंथि आपकी 1920 की है, वीणा जो है 1927 की हो गई और पल्लव जो है 1928 की और गुंजन 1932। इस तरह से ये इनका सही अनुक्रम हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है।
इधर एक उपन्यास दिया है और ये सेट में उपन्यासकार दिए हैं। 3 जो है उपन्यास लिखे हैं उन उपन्यासकारों के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है। थॉमस शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद भीष्म साहनी, कफन खनीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल प्रेमचंद जी का। तो सही ऑप्शन क्या होगा चलिए बताइए। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट को ध्यान से देखिए। ये देखिए ए का 4, ए का प्रेमचंद है, नहीं ये गलत हो गया तो इसे कट कर देते, अभी कट कर देते हैं, नहीं होगा ऐसे करके करेंगे। बी का नीला चांद किसका है, दूसरा भीष्म साहनी जी का, नहीं ये भी गलत हो गया, नीला चांद भीष्म साहनी जी का नहीं है। सी देखते हैं कफन प्रेमचंद जी का, सी किसका है, सी का 1 बोल रहा है, सी पर ये भी गलत हो गया, नहीं है। अब देखते हैं डी में देखते हैं तमस किसका है, भीष्म साहनी का, हाँ तमस भीष्म साहनी का है। नीलाचंद शिव प्रसाद जी का, हाँ। कफन किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का, हाँ। और मेलाचल किसका है, कफन किसका है, कफन है आपका यहाँ पे आपका जो है कफन आपका चौथा होगा, यहाँ पे 4 नंबर होगा ऐसे, नहीं फिर से देखते हैं। ये देखिए ये तमस किसका है, भीष्म साहनी जी का, ये ऑप्शन सही है, भीष्म साहनी जी का। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का, कफन किसका हो गया, प्रेमचंद जी का हो गया। और जो है मेला आंचल किसका हो गया, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो इस तरह से जो है सही मिलान करेंगे। तो आप इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर इसका सही आंसर है। दूसरा नंबर क्या है, इसका सही आंसर है। दूसरा नंबर इसका क्या है, सही आंसर है। और ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, तमस एक बार फिर से आपको मिलान करके दिखा देती हूँ। तमस आपका किसका है, भीष्म साहनी जी का है। नीला चांद आपका शिव प्रसाद सी जी का है। और कफन आपका जो है, कफन आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। तो इस तरह से इसका सही आंसर बी होगा, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकार के साथ सम्मिलित करना है। अब एक तरफ कहानी दिया है और इधर कहानीकार दिया है, उनके साथ सिर्फ इधर कूट दिया है और आपको जो है सम्मिलित करना है। तो चलिए बताइए, परायसु किसका कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गदल यशपाल, वापसी उषा प्रियमवदा, उसने कहा था रागे राघव। सही आंसर क्या होगा चलिए बताइए। ये देखिए यहाँ पे कूट दिया है, कूट में कन्फ्यूजन होता है तो आप इसे ध्यान से करें। परायसु को दिखा रहे हैं यहाँ पे दूसरा यशपाल जी को, गदल दिखा रहे हैं रागी जी को, वापसी दिखा रहे हैं आपका उषा प्रियमवदा जी को, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। तो आपका ए ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया ना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरह से आप करेंगे कूट वाले प्रश्न, ध्यान से, गलत होने का इसमें डर रहता है। आगे देखिए, इधर लिखा है नाटककार, इधर नाटककार के रचनाओं का नाम दिया। इसमें भी वैसे ही मैचिंग करना है आपको। धर्मवीर भारती, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र मातृ, अंधा युग, मोहन राकेश, अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधे अधूरे। तो इसका सही आंसर क्या होगा चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए का दिया है, ए का 1, ए का 1 धर्मवीर भारती, दशरथ नंदन है, नहीं है तो गलत हो गया। तो इसको आगे ही हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। बी देखते हैं, ए का जो है धर्मवीर भारती, अंधा युग, हाँ ये अंधा युग धर्मवीर भारती जी के हैं। जगदीश चंद्र मातृ, दशरथ नंदन, हाँ ये भी ठीक है। मोहन राकेश, आधे अधूरे, ये भी ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधे नगरी, हाँ ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आंसर बी सही होगा। तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ईदगाह कहानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है, पूछा है आपका। ईदगाह कहानी की विषय वस्तु क्या है, मनोवैज्ञानिक है, ये देखिए तो सामाजिक है, प्रेम प्रसंग है, या बाल मनोविज्ञान है। तो सही आंसर क्या होगा, ईदगाह कहानी आप जानते हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। उसका प्रमुख पात्र कौन है, हामिद है। उसकी एक बूढ़ी नानी रहती है, नानी या दादी रहती है, और वह जो है मेले में जाता है। ये कहानी आप लोगों ने पढ़ाई है। ये जो है बाल मनोविज्ञान से प्रेरित है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ, इसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो याद कर लेंगे आप लोग। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुआ, 1956, 1960, 1964 या 1982। तो सही आंसर क्या होगा चलिए बताइए। नई कहानी 1956 में स्टार्ट हुई। कब, नई कहानी आंदोलन जो है 1956 में स्टार्ट होती है। 1960 में जो है अ कहानी
कहानी याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है किसी से भी। कहानी 1960। 1964 में आपको सचेतन कहानी स्टार्ट होती है। 1982 में आपको जनवादी याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वातायन पाजेब किसकी कहानी संग्रह है? तो यहाँ भी जो भी दिए हैं ना, ये कहानीकार के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कहानी आपको याद होना चाहिए। अगेजी बहुत इंपॉर्टेंट, अगेजी का कहानी संग्रह याद कर लीजिए। यशपाल जी का याद कर लीजिए, जैनेन्द्र जी का, प्रसाद जी का। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? वातायन पाजेब जो है जैनेन्द्र का कहानी संग्रह है। किसका? जैनेन्द्र जी का। आगे देखती हैं। इधर देखिए, इधर निबंधकार दिए हैं और इधर निबंध संग्रह दिए हैं। तो कौन सा जो है निबंधकार का ऐसे ही पुट करना है, इसमें दिया है, मिलान करना है आपको। तो कुबेरनाथ चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी, विद्या निवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या रामचंद्र शुक्ल कुटज। तो सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। कुबेरनाथ का। अब हम लोग कूट में यहाँ पे मिलान करते हैं। देखिए, ए का तीसरा यहाँ दिया है, कुबेरनाथ राय क्या मेरे राम का मुकुट भीग रहा है? नहीं, ये तो गलत है, जिसको आगे ही गलत कर देते हैं। बी का देखिए, अब यहाँ पे दिया है बी में ए कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, हाँ ये सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बी का यहाँ पे दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी तीसरा, तो ये गलत है, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, ठीक है। बी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया कुटुज, हाँ ये भी ठीक है। विद्या निवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी ठीक है। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, तो इसका मतलब सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। तो इस तरह से जो है हम लोग करेंगे। आगे चलते हैं। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत जी, प्रसाद जी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सही आंसर क्या होगा? राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। आगे चलते हैं। कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है कजरौटा शब्द में। कजरौटा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन पढ़ते हैं। औटा, ओटा, कज और टा। कौन सा प्रत्यय है? चलिए बताइए। तो कजरौटा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कजर प्लस औटा ना, कजर प्लस औटा बन गया, तो कजरौटा हो गया। तो औटा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? औटा। आगे चलते हैं। उजड़ना शब्द में उपसर्ग है। उजड़ना शब्द में आप लोगों से पूछा है, यहाँ पे उजड़ना है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ उजड़ना। उजड़ना शब्द में आप लोगों को उपसर्ग पूछा है। चलिए बताइए, उ उपसर्ग है या उजड़ उपसर्ग है, या फिर उज उपसर्ग है या ना? तो उजड़ना शब्द में जो है आपका उ और जड़ना, तो उजड़ना में उ उपसर्ग हो गया। कौन सा? उ। आगे चलते हैं। कर्मधारय समास का विकल्प है। चलिए बताइए, कर्मधारय समास का कौन सा विकल्प है? कमल का चरण, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, और चरण का कमल। तो जब हम सब विग्रह करेंगे चरण कमल का, तो क्या हो जाएगा? कमल के समान चरण। ये कर्मधारय समास है। सी नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। दिए गए शब्दों का विलोम इसमें पूछा है। दिए गए शब्दों का विलोम है। यहाँ पे क्या होगा? स्फूर्ति। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्फूर्ति, स्फूर्ति। यहाँ लिख दीजिए, 1 मिनट में लिख देती हूँ। स्फूर्ति। चलिए, स्फूर्ति हो गया। दिए गए शब्द कहने का तात्पर्य स्फूर्ति का इसमें कौन सा विलोम है? व्यवसाय, मेहनती, आलसी या वित्त। कौन सा स्फूर्ति का जो है विलोम होगा? स्फूर्ति का उल्टा कौन सा होगा? चलिए बताइए। तो स्फूर्ति का उल्टा हो जाएगा आपका आलसी। आलसी होगा स्फूर्ति का उल्टा, तो इसका मतलब ये आंसर सही होगा दूसरा। आगे चलते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन पढ़ते हैं। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो आपको पता ही है, जिसमें संख्या का बोध हो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो चौराहा मतलब 4 राहों का समावेश, या बोल सकते हैं 4 राहों का समावेश। तो चार क्या है? 4 राह है, तो संख्या का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा? द्विगु। पितराज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद।
संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे किसका, पितृआज्ञा का। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, पित्रा प्लस आज्ञा, पितरी प्लस आज्ञा, उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर क्या हो गया, पितराज्ञा क्या, पितरी प्लस आज्ञा। ये तीसरा नंबर का जो है आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जब किसी समास से पूछ रहा है कि दोनों शब्द अगर प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो वह क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व। द्विगु में आप जानते हैं संख्या का बोध होगा। तत्पुरुष समास आप जानते हैं कारक प्रधान होगा, जिसमें कारक विभक्ति चिन्ह है तो वह जो है आप समझेंगे सीधे तत्पुरुष समास। और द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे चलते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, एक शब्द है, उपयुक्त शब्द क्या होगा, चलिए बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं, जितेंद्रिय, अजय, जिज्ञासु और इनमें से कोई नहीं। तो जानने की इच्छा किस में होती है, जिज्ञासु में। किसमें, जिज्ञासु में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासु हो गया। तो आज का था ये कुल मिलाकर 30 प्रश्न थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है और मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए आए हुए मित्रगण हैं, ताकि आपको जो है आगे आने वाले वीडियो को ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे जो है वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मुझे इससे भी ज़्यादा जो है इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। जिन भी फ्रेंड्स को अगर इनका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जो है आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक मेरे चैनल पे दिया गया, आप वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से भी आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं वहीं पे आपको PDF सेंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे ही मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला सकूँ। तो आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।